अपने आप को स्थापित करने की उन्होंने कोशिश की। धीरज 2019 के चुनाव में जब झारखंड के युवाओं ने उनके हाथों में अपनी बागडोर दी थी, तो ये उम्मीद किया था कि एक रोल मॉडल के रूप में वो काम करेंगे और यहाँ के मूलवासी आदिवासी युवाओं की भावनाओं का कदर करते हुए स्थानीयता नीति बनाएंगे, नियोजन नीति बनाएंगे, राज्य में नियुक्तियां होंगी, 6 महीने में 5 लाख नौकरियां दी जाएंगी, अन्यथा वो राजनीति से संन्यास लेंगे। 4 साल इस सरकार को हो चुके हैं, नौकरियों कितनी मिली ये सर्वविदित है। वो खुद ईडी के रडार पर हैं, ईडी के रिमांड में हैं और संभवतः जिस तरह के कारनामे उनके राजनीतिक संरक्षण में, उनके सरकार के संरक्षण में इस सरकार ने किए हैं, उसकी सजा भी उन्हें जरूर मिलेगी। मैं सीधे मेधा घोटाले की ओर जाऊंगा, उसके बाद हम लोग जमीन और अन्य विषयों पर जाएंगे, क्योंकि ये सीधा युवाओं से जुड़ा हुआ है। और कल के व्हाट्सएप चैट जो वायरल हो रहे हैं उसमें स्पष्ट है कि कई कैंडिडेट्स के एडमिट कार्ड माननीय मुख्यमंत्री के साथ सत्ता के दलालों ने साझा किए हैं, जिसका सीधा उद्देश्य था कि ऐसे लोगों का चयन कराना जेएसएससी में। जेएसएससी के संबंध में निम्नलिखित सवाल है मेरे पास, जो मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से पूछना चाहूंगा। आखिर कौन सी मजबूरी है जेएसएससी की कि पुलिस सेवा के अनुभव वाले अधिकारी को इसका चेयरमैन बनाया गया है, जबकि कई ऐसे अलग डोमेन्स हैं जिसके एक्सपर्ट्स को जेएसएससी का चेयरमैन बनाया जा सकता था, जिनके अनुभव का लाभ इस राज्य की जनता को मिलता है, यहाँ के छात्र छात्राओं को मिलता। दूसरा, जो केस किए गए हैं, जब पेपर लीक होता है, सालों से अपनी नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं युवाओं में, जब ये भावना आती है कि उनके साथ छल हुआ है, कपट हुआ है, वो जब बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करते हैं, उन पर केस किया जाता है। लेकिन जो संवैधानिक संस्था है जिसके माध्यम से ये पूरा कारनामा किया गया, उसके चेयरमैन पर एफआईआर क्यों नहीं होती है? तीसरा, जिस एजेंसी के बारे में जेएसएससी ने खुद कार्मिक विभाग को लिखा था, इस एजेंसी पर कई बार कार्रवाई हो चुकी थी, आखिर कौन सी मजबूरी के तहत उसी एजेंसी से इस परीक्षा को करवाया गया? चौथा, कई राज्यों में और झारखंड में भी पहले इस तरह की परीक्षाओं में प्रीलिम्स और मेंस की व्यवस्था अलग अलग रहती है, लेकिन इसे कंबाइन किया गया ताकि एक ही बार में जो सुनियोजित तरीके से चंद उम्मीदवारों को चयन करने के उद्देश्य से परीक्षा कराई जा रही थी, उसे एक ही बार में इस कारनामे को अंजाम दिया जा सके। बहुत महत्वपूर्ण विषय है। अगर आप क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस को देखें इस परीक्षा में, तो जो प्रश्न थे उनका स्तर, जो चपरासी वर्ग की नौकरी होती है उस वर्ग की नौकरी के स्तर का उनका प्रश्नों का स्तर था, ताकि जब वो लीक हो तो बिना ज्यादा समय गवाए उनके उत्तरों की व्यवस्था की जा सके और जल्द ही उन उम्मीदवारों के पास उत्तर पहुंच सके, ताकि वो उसको कंप्लीट कर सके उसी समय सीमा के अंदर। और एक बहुत महत्वपूर्ण, जिसके साक्ष्य मेरे पास मैं उपलब्ध करा सकता हूं, जनरल कैटेगरी से ही 80 नंबर लाकर लैब टेक्नीशियन के पद पर उम्मीदवार चयन होता है और 130 नंबर लाकर एक और उम्मीदवार, उसका चयन नहीं होता है। जबकि ये जो 80 नंबर वाला उम्मीदवार है, इसे होम टाउन का भी एडवांटेज दिया गया है। तो क्या, चाहे वो रैंडमाइजेशन के माध्यम से हो या नॉर्मलाइजेशन के माध्यम से हो, 50 नंबर एक इतनी प्रतिष्ठित परीक्षा में मैनेज किए जा सकते हैं। तो ये सीधा सवाल है जेएसएससी की विश्वसनीयता पर, जेएसएससी के पदाधिकारियों की विश्वसनीयता पर। और जिस तरह से जमीन तो छोड़ दीजिए, कोयला खनिज की चोरी तो जब से झारखंड बना है तब से मधुपुरा से लेकर इस सरकार तक अंजाम दिया गया है, गठबंधन की सरकार जब भी आई है। लेकिन इस बार उन युवाओं को एक साथ छल किया गया है और युवाओं के लिए बनी संवैधानिक संस्था की हत्या की गई है सीधे तौर पर, और इसमें सीएमओ की संलिप्तता सीधे तौर पर सामने आती है व्हाट्सएप चैट से, ये क्रिस्टल क्लियर है। और कि जिस तरह से कई पदाधिकारी का इस्तेमाल अपने गुनाहों को छुपाने के लिए सरकार कर रही है, इस डीएसपी का इस्तेमाल भी उसी राह पर होगा। और जो 4 इंस्पेक्टर, 3 से 4 इंस्पेक्टर इस एसआईटी का हिस्सा है, उनका भी संभवतः तबादला हो गया है। तो जब तक ये नए इंस्पेक्टर नहीं आते, ये एसआईटी भी काम करना शुरू नहीं करेगी। सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी ये मांग करती है, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी ने स्पष्ट इस मांग को पहले भी रखा है कि सीबीआई से कम कोई जांच मंजूर नहीं की जाएगी। जिस तरह से यहाँ के युवाओं के भविष्य के साथ घोटाला किया गया है इस मेधा घोटाले के माध्यम से। और तो और ईडी के चैट से यह भी स्पष्ट होता है कि जेपीएससी में भी इस घोटाले के कुछ संकेत जो जेपीएससी में भी मिल रहे हैं, 9वीं 10वीं 11वीं को मिलाकर जो जंबल किया गया है, इसके पीछे भी सुनियोजित ढंग से कुछ पहले से चयन किए हुए उम्मीदवारों को लाभ पहुंचाने की मंशा है।
क्योंकि आप देखिए जो नोटिफिकेशन की डेट है और जो परीक्षा की डेट है सिर्फ 35 दिनों का अंतर है। आमतौर पर 4 महीने से ज्यादा का अंतर दिया जाता है, तो 35 दिनों में इसका मतलब पहले से ही लोग चयनित हैं जिनका चयन करना है, इसे दिखा करके संवैधानिक तरीके से किया गया है। तो इन तमाम विषयों पर जो स्पष्ट हमारी मांग है, चाहे वो जेपीएससी के ओएमआर शीट का भी विषय है। आपको याद होगा जेपीएससी ने प्रेस रिलीज के माध्यम से कहा था कि कुछ ओएमआर शीट नहीं मिल रहे हैं। इसका मतलब है जेपीएससी में भी इसी तरह के संरक्षण में घोटाले को अंजाम दिया गया है। और मैं आज आपके माध्यम से मांग करूंगा कि जो जेपीएससी का चयन हुआ है, मेंस की कॉपी को सार्वजनिक किया जाए, ताकि उम्मीदवारों ने क्या परीक्षा दी थी, कैसे अंक आए थे, ये छात्रों को भी पता चले, राज्य के युवाओं को भी पता चले, और इस पूरे कारनामे के पीछे किन लोगों की साजिश है उनका भी खुलासा। और जिस आरोप पर बार बार आप नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसी केंद्र सरकार ने इस देश को पहला आदिवासी राष्ट्रपति दिया, जो हमारे देश का संवैधानिक प्रमुख है। आपने देखा होगा जब अभी लोकसभा का सत्र हुआ, उनके नेतृत्व में प्रधानमंत्री और कई सारे कैबिनेट के मिनिस्टर्स जा रहे थे उस सेंगोल को लेकर। संबंध पूरी दुनिया को इसका गौरव का एहसास हुआ कि भारत एक ऐसा देश है जहां एक आदिवासी राष्ट्रपति के नेतृत्व में संवैधानिक प्रक्रियाएं चल रही है। 8 मंत्री इसी समुदाय से आज अलग आदिम जनजाति का डिपार्टमेंट बनाकर आदिम जनजाति की कल्याणकारी योजनाएं चलाने का काम किया जा रहा है। और तो और अगर आप देखें जो खेल की दुनिया है, प्रधानमंत्री जी के खेलो इंडिया कार्यक्रम के माध्यम से आज रॉबिन मिंज एक ट्राइबल क्रिकेटर हमारे राज्य को रिप्रेजेंट करने जा रहा है आईपीएल में। और कितने उदाहरण चाहिए। और जिस कांग्रेस के साथ आप सरकार चला रहे हैं, जहां पर उसी कांग्रेस ने देश को पहली आदिवासी राष्ट्रपति ना मिल जाए, इसी उद्देश्य के साथ आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी का विरोध किया था जब राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था। दोगलेपन की हद हो चुकी है। यहां क्या पुलिस की कार्रवाई कौन करेगा, उसकी जांच तो करते किया जाएगा। कौन पुलिस का पदाधिकारी मुझे अपने अपराध के लिए मुझे सजा देने के लिए आएगा? क्या वो जज की जाति देखकर यह निर्णय लिया जाएगा कि वो जज कौन सा जजमेंट देगा? जज की प्रोफाइल सोशल मीडिया पर आईटी सेल के द्वारा, राज्य सरकार के समर्पित आईटी सेल के द्वारा शेयर की जा रही है कि ये जज के रहते हुए इनको न्याय कैसे मिल सकता है, इस ईडी के पदाधिकारी के रहते हुए इनको न्याय क्यों मिल सकता है। मैं आज पूछना चाहता हूं, आपके सलाहकारों की जाति पर कभी आपने सोचा है? जिन सलाहकारों ने आज आपको अर्थ से लेकर बस तक का सफर तय कराया, उनकी भी जाति पर आपको आत्मावलोकन करना चाहिए कि उस जाति के लोगों को आपने इतने करीब क्यों रखा है। उस जाति के सभी वर्ग के लोग जो हाईली ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स हैं, उनके क्रेडेंशियल पर आपको सिर्फ इसलिए शक होता है क्योंकि वो एक जाति से, एक धर्म से। इस तरह से समाज को तोड़ने की बातें करना, हमेशा समाज को विभाजित करने की बातें करके कौन सी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे आपके सहयोगी दल के नेता, ये प्रश्न भी आप पर उठता है। इसलिए राज्य की जनता आज ये पूछना चाहती है कि आखिर कितने दिनों तक भ्रष्टाचार को जाति धर्म की परिभाषा में ढककर इस खेल को खेला जाता रहेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन की पॉलिसी पर काम हो रही है। उन्होंने लोकसभा में अपने जो संबोधन था उसमें स्पष्ट किया है कि चाहे जितना इल्जाम मुझ पर लगा लो, जितने भी हमले करने कर लो, लेकिन कोई भ्रष्टाचारी जिसने इस देश की संसाधनों को लूटा है, उसे ये संसाधन इस देश को वापस करने होंगे, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। उसी राह पर ना उसके राजनीतिक परिणाम की हमें चिंता है, ना उसके राजनीतिक नैरेटिव की हमें चिंता है। भ्रष्टाचार पर कोई समझौता नहीं होगा, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी दल का हो। इसी उद्देश्य के साथ इस देश में सरकार चल रही है और तीसरे टर्म में भी इसी उद्देश्य के साथ और इसी तरह से भ्रष्टाचार के खिलाफ, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, उसके खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री को। तो वो उनसे कहा जाता है कि आपको 14 तारीख को आपको उपस्थित होना है और 17 तारीख को राम कुमार पाहन नाम का एक व्यक्ति उसी बड़काई सीओ के पास आवेदन देता है कि मेरी जो जमीन थी उसे गलत तरीके से जमाबंदी किया गया है, उसे रद्द किया जाए। ये शुरुआत होती है अगस्त के महीने में, जब उन्हें समन आने शुरू होते हैं। लेकिन लगातार इतने समन्स को डॉज करने के पीछे एक ही उद्देश्य था कि जब तक ये पूरा जमाबंदी रद्द नहीं कर दिया जाता है, उनका नाम वहां से क्लियर नहीं हो जाता है, तब तक ये समन का सामना नहीं करना चाह रहे थे। और इसी का परिणाम है कि आप देखिए, जब दिल्ली में राज्य की जनता, ईडी, देश की जनता, मीडिया ढूंढ रही थी कि झारखंड के मुख्यमंत्री आखिर कहां लापता
उसी 29 जनवरी को एसआर कोर्ट का आदेश होता है जमाबंदी को रिजेक्ट करने का और जो वास्तविक में खतियानदारी है उसे वापस करने का। इसके 29 जनवरी के पीछे की 2 तारीखें मैं जरूर आज मेंशन करना चाहूंगा, जब ये पूरी प्रक्रिया चल रही थी। 9 जनवरी को एसआर कोर्ट उसके ऑक्यूपेंसी स्टेटस मांगता है उस लैंड की, और उस पर जो सर्कल ऑफिसर है वो जवाब ये देते हैं जाकर जमीन की, जब वो देखते हैं जाकर वहां पर वो कहते हैं कि जमीन भूमिहारी है, इसे बेचा नहीं जा सकता, लेकिन पंजी 2 में फिर भी 17 नाम है। और 11 जनवरी के बाद ठीक 29 जनवरी को जब पूरी दुनिया उन्हें ढूंढ रही है, इसकी जमाबंदी रद्द की जाती है, जबकि स्पष्ट वहां पर जो 5-6 साल से जो व्यक्ति रह रहा है केयरटेकर के रूप में, उसने स्पष्ट कहा है कि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री और उनकी धर्मपत्नी कई बार फिजिकली उस जमीन पर गए हैं, उन्होंने देखा है। तो कहीं ना कहीं अब जो बातें आ रही हैं ये स्पष्ट तौर पर कोई और नहीं बल्कि जिन पर राज्य के लोगों ने अपनी आकांक्षाएं, अपनी उम्मीदें थोपी थी कि झारखंड को वो एक बेहतर राज्य बनाने की दिशा में आगे लेकर जाएंगे, उसी सीएमओ के संरक्षण में ये खनिज घोटाले, ये जमीन घोटाले, ये मेधा घोटाले और जो ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल, उस चार्ट में आप देखिएगा नो रिलेशन, प्योर कमर्शियल लिखा गया है। Now there is no relation at all, but everything looks